अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वेव्स। वेव्स क्या होती हैं, स्पीड ऑफ वेव एयर में, हम स्पीड ऑफ साउंड एयर में कैसे फाइंड कर सकते हैं, सुपरपोजिशन क्या है, इंटरफेरेंस, बीट्स क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम जरा डिस्कस करेंगे। वेव क्या होती है? डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन द मीडियम दैट ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम। एक मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और वो दो चीजें ट्रांसफर करती है, एक तो एनर्जी एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करती है और एक मैटर ट्रांसफर करती है। अब आगे जाके हम बताएंगे कि कहीं कहीं जो है एनर्जी और मोमेंटम के साथ साथ मैटर भी ट्रांसफर होता है। यूजली मैटर ट्रांसफर नहीं होता, मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। वो हम टाइप में आते हैं। टाइप्स जो वेव्स की है ना, एक्चुअली वो 3 टाइप्स हैं। यहाँ जरा एक मैं ऐड करता हूँ। एक मैकेनिकल वेव्स हैं जो रिक्वायर्ड करती हैं मीडियम प्रोपेगेशन के लिए। इनकी 2 टाइप्स हैं आगे मैकेनिकल वेव्स की। ट्रांसवर्स वेव, या इनको जो है ना, जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जैसे वाटर वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव हैं। जब आपको पैसा डिप करते हैं उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती हैं वो। दूसरी होती है कंप्रेशनल वेव्स, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, जैसे साउंड वेव्स हैं आपकी, या किसी संदिग्ध की स्प्रिंग में जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं, संदिग्ध की स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव हैं, वो भी क्या है, वो भी कंप्रेशनल वेव्स हैं या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। तो दूसरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। रेडियो वेव हो गई, हीट वेव्स, व्हाट्सएवर। और एक तीसरी भी होती हैं, वो थोड़ा सा कम यूज होती हैं, आम हम एफएससी के लेवल पर उनकी बात नहीं करते। वो होती हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें एनर्जी और मोमेंटम के अलावा मैटर भी ट्रांसफर करता है। चलिए इसमें जरा मैं ये लैम्डा लिखने लगा हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पढ़ा है कहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहाँ पर पी क्या है? पी इज इक्वल टू एम वी। इधर से हम कहेंगे कि इधर से हमारे पास जो है वो क्या है, इधर से हमारे पास वेव भी है और इधर से मैस भी आया हुआ है। तो मैस तो पार्टिकल का होता है, और लैम्डा जो है वेव लेंथ वो वेव की होती है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाली जो बात है, जिसमें हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह, या उनसे रिलेटेड जो वेव्स हैं, जिसमें वो पार्टिकल भी साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको मैटर वेव बोलते हैं। उसमें वेव के साथ मैटर भी ट्रांसफर होता है, मगर क्योंकि वो पार्टिकल उनका मास छोटा होता है, सो उनका वेवलेंथ जो डिटेक्ट हो पाता है। बड़ा पार्टिकल अगर आप लेंगे, आप चाहें कि बॉल का, फुटबॉल का, या ऐसे 1 kg वेट का, आप जो है ना वो 1 kg मास का आप अगर वेवलेंथ फाइंड करना चाहे तो वो आपकी वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं हो पाती। वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। खैर यूजली हम जो है इन दो से करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव ये होती हैं जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आगे जा रही हैं, जैसे रस्सी में आप, ठीक है ना, आपने एक वेव, यही है आपकी मैकेनिकल वेव जो है, ठीक है। एक आपकी ये देखिएगा कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू ट्रांसवर्स, क्योंकि आपने स्लिंकी को क्या किया है, थोड़ा सा ऐसे झटका दिया है रस्सी की तरह। दूसरा आपने कंप्रेशर भी इसमें प्रोड्यूस हो सकती हैं, दोनों केसेस में स्प्रिंग में दोनों वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब दोनों वेव सॉलिड में प्रोड्यूस हो सकती हैं, और ये धीरे धीरे जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये दूर जाते हुए डाई आउट होती जाती हैं। जैसे साउंड वेव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हैं, ये जो है कंप्रेशनल हैं, ये भी डाई आउट होती जाती हैं। जाहिर सी बात है कि आपको आवाज, दूर से आवाज आने वाली आवाज जो है कम सुनाई देती है। पीरियोडिक वेव्स होती हैं, जैसे हम कंटिन्यूअस रिदम के साथ प्रोड्यूस होती रहती हैं। जैसे हमने ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो ये इससे जो प्रोड्यूस होती हैं, ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स आ रही हैं। ट्रांसवर्स वेव में हम ये वेवलेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आप जानते होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको जो है ना वो एमसीक्यू पूछा जा सकता है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से बता दे कि कोई भी है वेवलेंथ उसकी इतनी है,
और फ्रिक्वेंसी इतनी हो, स्पीड कितनी होगी। अगर आप पास आपको कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, वेव फाइंड करें, वेव लेंथ फाइंड करें, तो आप याद रखिए फौरन आपके माइंड में होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड सी होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब सी आपको पता ही होगा 3×10⁸ होता है, जिसको हम कहते हैं 2 इशारिया एक्यूरेट वैल्यू तो इसकी ये है ना, 299 792 458, ये है ना 299 792 458, जिसको हम 3×10⁻³ कहते हैं यार वो, ठीक है, 10⁻8 कहते हैं। तो वो हम सी पुट करेंगे, वेवलेंथ या लैम्डा में से एक वैल्यू हमें दी होगी, दूसरी हम जो है वो फाइंड कर देंगे। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में। एक होता है ये फेज। फेज क्या होता है असल में ना, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको कहते हैं कि ये वेव आपकी दो जा रही हैं, एक वेव ये है, दूसरी वेव भी इसी के साथ साथ जा रही है। स्टार्टिंग एंगल जो है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ π/2, 1π/2, 2π/2, जिसको हम पाई कहेंगे, यहाँ हो जाएगा 3π/2 और यहाँ हो जाएगा 4π/2, 2π। तो उनका एंगल सेम है, ये क्या है, इन फेज हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वेव पहले स्टार्ट हो गई है, दूसरी जो है वो जरा बाद में स्टार्ट होती है। लेट्स से कि एक यहाँ से स्टार्ट हुई है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ कितना आ गया, ये 90 पहले वाली जो है ना, ये जो आपकी कौन सी है, येलो वाली पहले 90 कवर कर चुकी थी। ये जो दूसरी वाली है, ये न इसने जब स्टार्ट किया है तो ये 0 से ये स्टार्ट किया है, तो पहले वाली 90 कवर कर चुकी थी। इनमें फेज का डिफरेंस आ गया, फेज का डिफरेंस 2πx/λ के बराबर होता है, तो वो वैसे आपने याद रखना। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल एट वेलोसिटी 20। कैसे होता है ये आप रिलेशन फाइंड करते हैं, वो एग्जांपल है एक, तो उसको जरा देखेंगे। वो एमसीक्यूज में नहीं आपको बता रहा अभी यहाँ पर, ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, इनका जरा आप देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब साउंड की हम बात करते हैं तो साउंड की जो फार्मूले हैं हमारे पास, पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं हम, या इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैसेस में। क्यों होती है? वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड की बात होती है, या कोफिशिएंट ऑफ वो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी वगैरह वाले होते हैं, जो मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है तो उसमें स्पीड भी ज्यादा है। स्पीड ऑफ साउंड जो है डिफरेंट फॉर्म, न्यूटन फार्मूला है, याद रखिएगा कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो काफी सारे गलत भी हैं हमने, या ऐसे समझिएगा कि वो इतने एक्यूरेट नहीं हैं, बाद में तोसी हुई। तो न्यूटन का फार्मूला ये है स्पीड ऑफ लाइट का, आपको नजर आ रहा होगा, v इज इक्वल टू E/ρ। यहाँ E क्या है, E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम इक्वल P भी लिखते हैं, और P आपको पता है P की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, P की 10 13 25। अगर आपने ऐसे पढ़ा हुआ है 1.0325 10 की पावर कितना, 4 या 5 होगा, 10 13 25, ठीक है। तो ये वही है 10 13 25, ये जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है टेम्परेचर की, और ये रो की आप वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आपका 280 मीटर पर सेकंड आता है। इसमें जो एरर था वो 16% था। आपको पता है कि एरर जो होता है वो करीबन 5% तक तो प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा हो तो फिर हम एक्सपेरिमेंट को रिव्यू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को रिमूव करना है, क्योंकि 16% तो बहुत ज्यादा है, 5% का मार्जिन होता है, 1-2% हो, 3% हो, वो चलिए। अब निपनेस ने करेक्शन की, अब जरा याद रखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो ये साउंड का ट्रांसफर है ना एक जगह से साउंड वेव का दूसरी जगह, ये एसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? एसोथर्मल। जब आप एसोथर्मल की बात करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा,
कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन दरमियान। जबकि लेबनास ने कहा कि नहीं यार, यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर चेंज होता है। सो ये प्रोसेस है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम बट टेम्परेचर चेंज। ठीक हो गया। ये हम इसको जाके पढ़ेंगे थर्मो एडियाबेटिक को थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन में एंड पर। तो इसने कहा कि नहीं यार ये क्या है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक है तो यहाँ पर आपको ई की जगह एक गैमा और पी, ई की जगह उसने पुट किया था पी, इसने कहा नहीं गैमा भी पुट करना पड़ेगा। गैमा क्या होता है ये शायद आपको पता होगा, सीपी ओवर सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो एयर के लिए जो है ये 1.4 अप्रोक्सीमेटली, 1 से ज्यादा ही वैल्यू है ना, जब 1 से ज्यादा है तो ये 333 जो है ये वैल्यू आ गई। तो ये जो है ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट एक्यूरेट आती है 300। अच्छा, ये फिर आपको कहीं कहीं न्यूमेरिकल में मिलती होगी 332, कहीं पर आपको 340 भी देगी, कहीं से 350 360 भी मिल जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर कम ज्यादा होने से भी ये वेरी कर रही है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है इंक्रीज हो जाती है। यानी जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है आधे से थोड़ा सा ज्यादा मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें आप याद रखें कि कितने पर डबल हो जाती है, वो भी एक टेम्परेचर आपके पास आता है, वो पर न्यूमेरिकल कर जो है इसको सॉल्व किया गया है। अब स्पीड ऑफ साउंड पर डेंसिटी का असर क्या है, प्रेशर का क्या है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप अपना कान रेलवे की पटरी के साथ लगा लेते हैं तो आपको आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन उधर से आपको रेलगाड़ी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो आवाज तो आ रही है। तो आवाज जो है दो मीडियम अडॉप्ट कर रही है, एक तो एयर में से आ रही है और दूसरी जो है सॉलिड में से आ रही है। सॉलिड में आपके कान तक जो है वो पहले पहुंच चुकी है, जबकि एयर में बाद में पहुंची है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है, सॉलिड में ज्यादा है और गैस में कम है। ठीक हो गया। अब यहाँ ह्यूमिडिटी का असर क्या है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये तो याद रखिए कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन एयर विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। सर्दियों में आवाज लगाया ना, तो ना सर्दी का मौसम में आवाज दूर तक जाती है। तो वो सर्दी टेम्परेचर का मसला नहीं है, वो हवा में ह्यूमिडिटी का मसला है। ठीक हो गया। फिर स्पीड ऑफ साउंड जो है H2 की वो 4 टाइम है उसके, क्योंकि ये अगर आपकी जो है ना वो नाइट है, कोई भी है मीडियम, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है और वाइंड की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, आपको पता ही है। ठीक है ना। तो लाउडनेस जो है आपकी वो तयन करती है, एम्पलीट्यूड उसका तयन करता है लाउडनेस का। ठीक है। तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, पिच ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। पिच जो है रिलेटेड, हाई पिच जो होती है वो आवाज जो होती है वो अच्छी होती है। तो जैसे बच्चों की और खवातीन की आवाज अच्छी लगती है। जैसे कौवे की आवाज है, उसकी है यार, भेड़ की आवाज है, गधे की आवाज है, कैसी लगती है, कोई रिदम नहीं होता, या एकदम यूं कभी यूं हो रही है। ठीक है ना। तो जब रिदम नहीं होगा तो वो आवाज हमें बुरी लगती है, जिसे हम नॉइस कहते हैं। जो आवाज कानों को अच्छी लगती है, एक रिदम होता है, तो वो म्यूजिकल साउंड होती है। ठीक है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये भी आप याद रखेंगे जरा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक कह रहा हूँ। ऑडिबल जो साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये इंसान की बात हो रही है भाई। हाँ, इंसान की बात हो रही है, जानवरों की कम ज्यादा हो सकती है, जानवरों की कम ज्यादा होती है।
अब मॉडरेट ऑफ इलास्टिसिटी होता है क्योंकि सॉलिड का बड़ा होता है, सो सॉलिड में तो उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। अल्ट्रासोनिक्स क्या होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी ह्यूमन नहीं रिसीव कर सकती। स्पीड ऑफ साउंड एंड वैक्यूम क्या होती है, जीरो होती है भाई। साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ये कंप्रेसर वेव है, उसकी टाइप है ना मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल जो होती है ये क्या होती है, ये मीडियम रिक्वायर होता है ना, तो स्पीड जो वैक्यूम में होगी इसकी स्पीड जीरो होगी, याद रखिएगा। बाकी ये कैलकुलेशन की हुई है, ये पर ये डबल होती है, 2 टाइम्स बन जाती है, तो ये दो वैल्यू हैं, एक है ए और दूसरी है बी। ये अच्छा, ए है, बी है इसमें 859। ये एक आपकी एग्जाम्पल की होगी इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में कहीं आपको एग्जाम्पल एक की हुई नजर आएगी, तो वो उस पर जो है ना ये निकाली होगी। अच्छा, इसमें ना 273 ऐड करके वो कैनवल में भी पूछ सकता है, तो सो फिर कैनवल में भी आपको इसका पता होना चाहिए, दोनों वे से आपको पता होना चाहिए। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास एमसीक्यू दिए हुए हैं, ये आपको पीडीएफ भी इसकी शेयर कर दी जाएगी, इनको जरा देखना है आपने साथ साथ, और जवाब भी इनका देखने की कोशिश करनी है कि कैसे आया है, ठीक है। सुपरपोजिशन ये होती है कि जब सिमुलेटेनियसली पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक्टेड करते हैं बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स में, किसी पार्टिकल पर क्या होता है बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट एक्ट करते हैं, तो वो आपस में ऐड अप होते हैं, सिंपली ऐड अप होते हैं, अलजेब्रिक सम होता है, इसको कहते हैं हम सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन फेनोमेना जो है वो वेव में भी एक्ट करता है, लेकिन इशू ये है कि अगर तो वेव हो इन फेज, क्रेस्ट से क्रेस्ट में रहा हो, ट्रफ से ट्रफ में रहा हो, फिर ऐड होती हैं। अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिल रहा हो तो फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब यहाँ क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ऊपर वाला जो है वो क्रेस्ट कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो ट्रफ होता है, पता ही होगा ना, याद होगा, कोई बात नहीं, भूल जाता है बंदा, पढ़ा हुआ तो सब होता है। ये ट्रफ होता है, ये क्रेस्ट होता है। अब याद ना रहा है कि क्रेस्ट क्या होता है, तो भाई क्रेस्ट हिदा क्रीसेंट सुना होगा, चांद ऊपर ही होता है, ट्रफ नीचे होता है, ठीक है। दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट का या दो कंटिन्यूअस ट्रफ का जो फासला होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मजे की बात ये है, तीन फेनोमेना होते हैं सुपरपोजिशन में। इंटरफ्रेंस है, दो वेव्स हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो वो इंटरफेरेंस होगा। अगर तो इन फेज हैं तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, अगर आउट ऑफ फेज हैं तो डिस्ट्रक्टिव होगा। क्या कह रहा हूं मैं, इन फेज हैं तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हैं तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव है। एक वेव का क्रस्ट है, दूसरी का ट्रफ है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर दोनों का क्रस्ट, एक का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से और एक का ट्रफ दूसरे ट्रफ से मिल रहा होता, तो फिर क्या होता, ये फिर इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होता। बीट्स हैं, दो वेव्स हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन उनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस थोड़ा सा है। कितना हो सकता है ज्यादा डिफरेंस, लेस देन 10 भाई, लेस देन 10। क्यों, एस इज इक्वल टू वी टी, 34 मीटर वो आपकी दूरी, स्पीड ऑफ साउंड 10 सेकेंड। हमारा जो इंसानी कान है वो 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 10 आवाजों को नष्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सो बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो दोनों बॉडीज का जो फर्क है फ्रीक्वेंसीज का वो 10 से कम रखना है, 10 से ज्यादा नहीं रखना। आप कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे, कहीं भी एग्जाम पर देखेंगे, आपको दो ट्वेल्व फोर्थ की फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपको नजर आएगा डिफरेंस 10 से कम होगा। अगर 10 से ज्यादा कहीं आपको बुक में मिलता है तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर स्टेशनरी वेव्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी हैं और सेम मीडियम है, वेव एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, वेव एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो उन्हें कहते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स। कैसे, एक वेव यूं जा रही है, यूं जा रही है, दूसरी वेव जो है
वो किधर जा रही है, उसके अपोजिट जा रही है। ऐसे ये क्या करेंगी, ये कुछ पॉइंट पर तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिइंफोर्स करेंगी, और कुछ पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। कहीं पर तो ये बनाएगी नोड्स और कहीं पर बनाएगी एंटी नोड्स। एनर्जी की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें, नोड पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और एंटी नोड पर मिनिमम हो जाती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। याद रखना है थोड़ा सा। 3 फेनोमेना हो गए, बीट्स, या देख सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव हैविंग सेम फेज एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्ट करते हैं क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव भी आता है और डिस्ट्रक्टिव भी। अगर तो आपके पास पाथ डिफरेंस क्या हो, पाथ डिफरेंस हो एन लैम्डा, या तो पाथ का डिफरेंस हो ही ना, या एक लैम्डा हो, और ये वेव गुजर चुकी दूसरी वेव के साथ शुरू करती है, तो फिर भी कंस्ट्रक्टिव है। अगर वेव का डिफरेंस पड़ जाए, पाथ का डिफरेंस पड़ जाए 1/2 लैम्डा, ये देखिए, ये या तो दोनों वेव का डिफरेंस हो ही ना, ठीक हो गया, दोनों वेव का पाथ का डिफरेंस हो ही ना, अगर स्टार्ट हो रही है, ओके है। या फिर पाथ का डिफरेंस हो तो कितना हो, कितना हो, एक पूरी वेव का हो जाए भाई यहां तक, क्या जाइए, कंस्ट्रक्टिव ही होगा। इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव ही होगा, 2 है 3 है जमा होगा। डिस्ट्रक्टिव में ये होगा कि जो डिफरेंस है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ऑड इनटू λ/2, ये 2n+1 ऑड ही है। अब पुट करके देख लें, n की वैल्यू 0 पुट करें, क्या बनता है 1 λ/2, n की वैल्यू 1 पुट करें तो 3 λ/2, 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, यानी 8 डिजिट आप यहाँ रखते हैं, और λ/2 का जब 8 डिजिट आप रखेंगे तो λ/2 का हाफ, यानी कि ये वेव जाता आपकी कहाँ तक बनती है, यहाँ तक। अब ये जो है आपकी, ये कंस्ट्रक्टिव थी, तो ये कंस्ट्रक्टिव इसके साथ बनने की बजाय, क्रेस्ट बनने की बजाय इसका क्रेस्ट यहाँ बन जाता है, ट्रफ इधर बनता है, ये देखिए। अब ये क्रेस्ट से टफ, ट्रफ और ट्रफ से क्रेस्ट मैच हो रहे हैं, तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, याद रह जाएगा। λ/2 का मल्टीपल हो ऑड, इतना पाथ डिफरेंस हो दो वेव्स का, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। कंस्ट्रक्टिव का बनेगा, या तो पाथ डिफरेंस हो ना, या 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। सिंपल सी बात है। बीट्स है, पीरियोडिक वाइब्रेशन है, वेरिएशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस ड्यू टू स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसियों का फर्क आ गया जी, कितना फर्क है मैंने अभी बताया था, कितना आना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। 2 ट्यूनिंग फोक्स आपने बजाई है, एक ए है दूसरी बी है, तो डिपेंड करता है कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है और बी की कितनी है। मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 है, बी की कितनी है, 26 है, तो 1 सेकंड में आपको कितने ही जो है ना वो बीट सुनाई देंगी, 2 सुनाई देंगी, 2 का फर्क है ना, तो 1 सेकंड में आपको 2 मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम जो है वो सुनाई देंगे। तो बीट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो दोनों, ये अभी मैंने बताया था, लेस देन 10 हर्ट्ज होनी चाहिए, दोनों के डिफरेंस दे लीजिए दोनों फ्रिक्वेंसीज का, उसको हम बीट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो इसका काम 2-3 काम होते हैं, एक तो होती है डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पर किसी चीज को एडजस्ट करना, दूसरा होता है ट्यून करना किसी इंस्ट्रूमेंट को। ट्यून करना कैसे कहेंगे हम कहें भाई हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट थे, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड नहीं है। अब हम दोनों को बजाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को वाइब्रेट करेंगे। अगर हमें आवाज इनकी मुख्तलिफ सुनाई देती हैं तो हमें पता होगा यार ये तो हमारा है स्टैंडर्ड, इसमें तो फर्क हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको नहीं छेड़ना। तो फिर क्या करना है आपने, फिर ये करना है कि इसकी इसकी जो स्ट्रिंग्स वगैरह हैं इनको लूज करके फिर बजाएं। अगर तो सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है दोनों की तो फिर हम कहेंगे ये ट्यून हो गया, या इसको टाइट कर दें स्ट्रिंग को फिर बजाएं। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हैं और बीट्स सुनाई नहीं दे रही
तो हम कहेंगे ट्यून हो गया। अगर बीट्स सुनाई दे रही हैं तो फिर एक स्टैंडर्ड है, दूसरा फॉल्टी है। ठीक है, स्टैंडर्ड का हमें पता होगा, फॉल्टी की फॉल्ट दूर करनी है, वो हमने दूर करनी है। तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बीट्स का फेनोमेना जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पर। डेफिनेशन क्या है, जब दो वेव्स एक मीडियम है बाउंड्री की तरफ आती हैं तो क्या होती हैं, उनका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, फ्रिक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज सेम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पर सोचिए, अगर तो आपकी वेव आके टकराती है डेंसर मीडियम के साथ, ठीक हो गया, ये आ रहा थी आपकी वेव, इंसिडेंट हो रही थी, डेंसर मीडियम से टकराई, तो जो ये क्रेस्ट होगा ये ट्रफ में चेंज हो जाएगा, जो ट्रफ है वो क्रेस्ट में चेंज हो जाएगा, 180 का फेज रिवर्सल आ जाएगा। कैसे, यूं जा रही थी वापस आ गई इधर, 180 का फेज डिफरेंस। कब, जब डेंसर मीडियम की तरफ गई है, कहां से, रेयर से डेंसर की तरफ गई है। फिर बता दूं, रेयर से डेंसर की तरफ गई है। अब इसका वाइस वर्सा देते हैं हम, जब कोई आपकी वेव जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है और रेयर से वो वापस आती है, तो एज इट इज आएगी, क्रेस्ट क्रेस्ट ही उसका रहेगा, ट्रफ उसका ट्रफ ही रहेगा, फेज रिवर्सल क्या होगा, जीरो होगा। फेज चेंज क्या होगी, जीरो होगी, कोई एंगल में चेंज नहीं आएगी, यानी क्रेस्ट में क्रेस्ट ही वापस आएगा, ट्रफ में ट्रफ ही वापस आएगा। जबकि अगर डेंसर मीडियम से जाके टकराएगी तो फिर क्रेस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रेस्ट में, जैसे हम दीवार के साथ रस्सी बांध के उसे झटका देना शुरू कर देते हैं, तो जो आखिरी जो आपका क्रेस्ट होगा वो ट्रफ में वापस आएगा, और आपको जो स्टैंडिंग वेव्स नजर आएंगी, इस तरह की स्टैंडिंग वेव आपको जो है ना वो नजर आएंगी। तो एक वेव आपकी ये जा रही थी इधर, रिफ्लेक्ट होकर आई है इधर, दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग अपोजिट एंगल, वो क्या कहते हैं, 180 फेज रिवर्सल, तो वो क्या बनाती हैं, स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। कब, जब डेंसर मीडियम से टकराती हैं। ठीक हो गया। ये जरा थोड़े से अब देख लेंगे। अच्छा, स्ट्रेची वेव की बात करते हैं। स्ट्रेची वेव कब प्रोड्यूस होती हैं, सेम डायरेक्शन में दो आइडेंटिटी वेव जो है वो सेम मीडियम में मूव कर रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बनाती हैं, स्ट्रेची वेव बनाती हैं। ये आपका वन लूप वाली बन रही है, टू लूप बन रहा है, थ्री लूप बन रहा है, कैसे बन रहा है, 11 डबल 2, कैसे, हाफ वेव बनी है भाई, ये हाफ ही है ना, ये हाफ ही है ना, क्रस्ट है ना। ठीक है, ये फुल वेव है तो वन लैम्डा बन गया। अब इसमें आप ऐसे करें, ये है 1 लैम्डा बाई 2, ये 2 लैम्डा बाई 2, ये 3 लैम्डा बाई 2, और ये 4 लैम्डा बाई 2, याद रह जाएगा, 2 लैम्डा बनेगा ना भाई, 4 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हाफ वन लूप बना है, ये दो लूप बने हैं, तीन लूप बने हैं, चार लूप, चार लूप कितने में बनेंगे, 2 लैम्डा में, क्योंकि 4 लैम्डा 4 लैम्डा बाई 2, एक लूप, आधा लूप जो, एक लूप जो होता है ना वो लैम्डा बाई 2 का है, ये एक लूप बना है ना, लैम्डा बाई 2 है, 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, ये वही है। ठीक हो गया, तो लूप में कितने ही वो लैम्डा आते हैं। ये कुछ बनाए हुए हैं क्रेस्ट, वो स्टेशी वेव का, वो आपकी बुक वाली शक्ल है। देखिए कि एक वेव आपकी इधर जा रही है, किधर, इस तरफ, इस तरफ, दोनों यार क्या मसला है? एक वेव यूं जा रही है, दूसरी यूं जा रही है, सेम फेज में थी। फिर जब थोड़ा सा आगे जाएंगी, टाइम T/4 गुजरेगा, तो थोड़ा डिफरेंस आ गया, T/2 में इन फेज हो गई, 3T/4 में अपोजिट हो गई, और 4T/4 में फिर सेम हो गई। अब यहाँ पर आपके पास क्रेस्ट एंड ट्रफ की बात आ गई, कि यहाँ तो आपके पास जो है ना वो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा था, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। आगे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे थे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कुछ नहीं आपको शो किया यहाँ पर। फिर आगे कंस्ट्रक्टिव हो गया, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये देखिए, ट्रफ से ट्रफ और क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, सो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, रिजल्ट आपका आएगा। आगे फिर डिस्ट्रक्टिव, आगे फिर कंस्ट्रक्टिव, तो ये अल्टरनेटिव जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपके पास आता जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, नोड्स, जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है वो नोड है। एंटी नोड, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है।
अब एक नोड से दूसरे नोड का फासला कितना होगा? नोड से नोड का फासला या एंटी नोड से एंटी नोड का फासला लैम्डा बाई 2 होगा। एक नोड से अगले एंटी नोड का फासला लैम्डा बाई 4 होगा। याद रहना है, इसको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है। स्टेशनरी वेव जब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं तो दो चीजों पर स्पीड डिपेंड करती है। एक फोर्स पर, फोर्स क्या, टेंशन पर, और दूसरा मैस, नहीं मैस नहीं है ये समय लीनियर मैस डेंसिटी है। लैम्डा समझिए इसको, मैस मैस पर यूनिट लेंथ है, ये लीनियर मैस डेंसिटी है। क्योंकि मैस आप पुट करके देखना, ये इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट कोई नहीं होनी आपकी। तो ये असल में बड़ी क्लास में जाके आपको यही पढ़ाया गया होगा शायद कि V इज इक्वल टू टेंशन ओवर ये म्यू। म्यू क्या है? मैस पर यूनिट लेंथ। मैस ओवर लेंथ की डायमेंशन देंगे फिर आपकी डायमेंशन इक्वेशन करेक्ट होगी। तो ये टेंशन है, टेंशन एक फोर्स ही होती है। ठीक है। और लीनियर मैस डेंसिटी है, लीनियर मैस डेंसिटी है। अब स्टैंडिंग वेव जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, तो अभी इसकी बात हमने अभी की थी, लैम्डा और ये कैसे होती है। तो इसकी स्पीड जो है उसकी आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसकी ना स्पीड का फार्मूला याद रखते हैं। ये आपके पास स्पीड का फार्मूला आ गया। लेंथ इंक्रीज करने से स्पीड क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। टेंशन इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। लीनियर मैस डेंसिटी, मैस ओवर लेंथ है। मैस इंक्रीज करने से क्या होगा? मैस इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है आपसे, तो फिर ताकि आप उसको जो है ना वो जवाब दे सकें कि किस में क्या डिक्रीज होगा और क्या जो है वो इंक्रीज होगा। तो स्टेशनरी वेव एयर कॉलम में प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ये ऑर्गन पाइप्स वगैरह होते हैं। तो एयर कॉलम में दो केसेस हैं, दोनों साइडों पर ओपन है, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है V/2N है। ठीक है, 1V/2L, 2T/2L और अप टू N। तो FN क्या बनता है? NF1। इसमें आपके पास जो है इवन और ऑड सब हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि एक साइड पर अगर आप क्या कर देते हैं इसको, एक साइड पर आप कर देते हैं इसको क्लोज, तो यहाँ आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, 1 वाला, 3 वाला और व्हाट्सएवर। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एफ एन क्या देखेंगे? FN इज इक्वल टू NF1। लेकिन एन क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऑड हार्मोनिक्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि दोनों साइडों पर जो ओपन होता है उसमें ज्यादा हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं और इसमें हार्मोनिक्स आपको कम मिलते हैं। किसमें? एक साइड पर जब क्लोज होता है। तो इसको आज जो है ना हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा और भी होगा, या इसको फिनिश ही कर दें कोई नहीं। डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर की वजह से चेंज होती है, तो इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये साउंड की बात है, जर्नल वेव पर भी ये लागू होता है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हम देखते हैं, अगर कोई स्पीड साउंड सोर्स हमारी तरफ आ रहा हो, ऑब्जर्वर जो साउंड सोर्स की तरफ जा रहा हो, तो आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी उसको। ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा हो सोर्स से अवे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आवाज की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। आगे जो ऑब्जर्वर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ गाड़ी आ रही हो, तो आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपसे दूर जा रही हो तो कम हो जाएगी। ये 4 केसेस इसके याद रखने हैं जस्ट। और फिर इसमें डॉपलर शिफ्ट क्या होता है? 1 सेकंड में वेव्स जो है वो क्या होती हैं? कंप्रेस होती हैं, स्ट्रेच होती है इस अमाउंट से। तो ये डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। डॉपलर शिफ्ट पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि उसमें आवाज अब कम आएगी या ज्यादा आएगी। अच्छा, ये स्टार जो होते हैं हमारे से दूर जो जा रहे होते हैं ना, वो रेड शिफ्ट शो करते हैं। जो हमारी जमीन की तरफ आ रहे होते हैं वो ब्लू शिफ्ट शो करते हैं, क्योंकि अवे जा रहा है ना। अवे जा रहा है तो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो रही है। तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दूर जाएगा तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी? दूर जाएगा तो एनर्जी उसकी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और वेवलेंथ जो है ज्यादा होगी। तो दूर जाते हुए वेवलेंथ ज्यादा होती है। आपको पता है कि दूर कोई चीज आपको नजर आती है, जब सूरज भी डूब ग्रुप होने लगता है, तो वो
रेड कलर का हो जाता है, या उधर से तुन्नू होता है तब भी आपको रेडिश नजर आता है। जब ऊपर आ जाता है तो फिर आपको रेड नजर नहीं आता। दूर चला जाता है, वेवलेंथ की हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, एनर्जी जो हम तक पहुंच रही है वो कम हो जाती है उस वक्त। सो वो हमें रेड कलर शो होता है। तो रेड शिफ्ट तब शो होता है जब हमसे कोई चीज दूर जा रही हो। जब हमारी तरफ आ रही हो तो वो कौन सी शिफ्ट शो करेगी? वो ब्लू शिफ्ट शो करेगी। तो कोई भी स्टार आपकी तरफ आ रहा है, स्टार नहीं आता आपकी तरफ, आपकी तरफ कुछ और आता है, प्लैनेट आता है।